बाबा भोलेनाथ की नगरी में इस समय युवाओं का जो जनसैलाब उमड़ा है वह देखने लायक है, मनमोहक है। क्यों है ऐसा बदलाव, आइए हम बात करते हैं अपने कुछ युवा साथियों से। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभिषेक कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं नवादा जिला से आया हूँ। अच्छा, नवादा जिला बिहार से। अच्छा, ये बताइए ऐसा क्या लगा, भैया प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए। ऐसा आपको क्या लगा कि नव वर्ष मनाने के लिए हमको काशी विश्वनाथ वाराणसी ही चलना चाहिए? ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था, बट हमारे दिल में ख्याल आए थे कि इस बार बाबा नाथ के घर में बनारस के जाते हैं, दर्शन किया जाए, उनको देख के ही दिन का शुरुआत किया जाए, नए साल की शुरुआत किया जाए। यहाँ पे फैमिली लोग अच्छे लगते हैं, अपना इंडिया में अपना कल्चर है, भूलना नहीं चाहते इसे। अच्छा, अपना इंडिया कल्चर अच्छा लगता है, यहाँ के देख के अच्छा लगता है, यहाँ का लोगों को देख के अच्छा लगता है, एक अच्छी उम्मीद जगती है कि नहीं इंडिया है बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे कि कुछ समय पहले, जैसे हम देख रहे हैं आपने चंदन लगाया है, टीका लगाया हुआ है, कुछ समय पहले तक यह एक गवारों का अंधविश्वास की बात कहा जाता था कि यह एक ऐसा प्रतीक है। और जब से बीजेपी का शासन आया है, यानी हम सीधा कहें तो केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तब से युवाओं का एक रुझान बढ़ा है इन सब धार्मिक प्रवृत्तियों में, धार्मिक चीज़ों में। इसे आप कहाँ तक सही पाते हैं, क्या आप सोचते हैं आप इसके बारे में? मेरे दादा, मेरे पापा जी हमेशा सुबह उठ के भगवान के नाम लेके उनका शुरुआत किया जाता है, तो मुझे उनके देख के मुझे उस तरह का संस्कार मिले, मुझे जिस तरह के बाबा की सेवा करना चाहिए ये चीज़ का, तो मुझे लगता है कि ये सही है। हमारी युवा पीढ़ी को लेके चलना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि कल्चर दिन पे दिन भूलते जा रहे हैं युवा पीढ़ी में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को भूला ना जाए, ये हमेशा ही जारी रहे लोगों के बीच में, सबके दिल में ये बसा रहे। बनारस आप पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आप आ चुके हैं? मैं 2 बार आ चुका हूँ। कुछ परिवर्तन पहले से और अब में? नहीं, इस बार तो बहुत अच्छा परिवर्तन है। यहाँ मैं घाट देख रहा हूँ, साफ़ सफाई है, अच्छे फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं योगी जी के राज में, अच्छा लग रहा है देख के। क्या करते हैं आप? मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से? पटना से ही। अच्छा, अभी कहा जा रहा है कि बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है इस समय बड़ी दयनीय स्थिति में है, कहाँ तक सच्चाई है आप बताइए? ये नहीं है, ऐसा नहीं है। युवा आजकल बहुत अच्छे हैं, बिहार में भी बहुत अच्छे पढ़ाई दिए जा रहे हैं, ये गलत है, ये गलत चीज़ फैलाया जा रहा है। बिहार सरकार की शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है कि डिग्रियां मिलने में कई वर्ष लग जा रहा है, इस पे हम आपसे बात की। थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन सिस्टम को सुधारा जा रहा है, अच्छे मोड़ पे लाया जा रहा है। नीतीश कुमार से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे परिवर्तन दे, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार, योगी सरकार में क्या आप अंतर पाते हैं? नीतीश सरकार और योगी सरकार में बहुत डिफरेंस है। थोड़ा सा नीतीश कुमार हम लोग थोड़ा सा पीढ़ी चलते आ रहे हैं कि नहीं ये इसका ये है वो है, इसी को वोट दिया जाए, ऐसा नहीं है। बट अच्छा है, योगी सरकार अच्छे है, और हमारे भी बीजेपी सरकार ही है, नीतीश कुमार ही, वो भी अच्छे कर रहे हैं बहुत। चलिए हम आगे अपने बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भैया क्या नाम हुआ अपना? अंकित उपाध्याय। अच्छा, उपाध्याय साहब क्या करते हैं आप? स्कॉलर हैं। अच्छा, स्कॉलर हैं, रिसर्च कर रहे हैं। किस विधा में, किस विषय में, किस पे शोध कार्य आपका चल रहा है सर? इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। इकोनॉमिक्स पे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया विषय मिला हमें बात करने के लिए। आप हमें थोड़ा सा यह समझाइए, इस समय एक शोधार्थी, शोध का एक छात्र भारत के अर्थव्यवस्था को, या अभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है जिसके इर्द गिर्द, आप कहाँ पा रहे हैं? क्या है, महंगाई दर इतनी भयंकर तरीके से क्यों बढ़ रही है? क्या रीज़न है, क्या कारण है कि सरकार इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, सिंपल सा एक तरीके से नहीं कहा जा सकता, मल्टी डायमेंशनल है, आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। इन्फ्लेशंस पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, इन्फ्लेशन के अलग अलग तरीके हैं, और यहाँ पे तो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जो भी है। लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन आम जीवन को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। नॉर्मल किराया जो 10 था वो आज 30 पहुँच गया है, और सब्जी वब्जी तो समझ लीजिए कि हाँ, आसमान, वो 200 की 300 की सब्जियां अब 600-700 में पहुंच गई हैं, वो अलग है। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक छात्र को जब वो प्रयागराज में अपने गांव से दूर रह के पढ़ाई करता है, बनारस में आता है, बीएचयू में पढ़ाई करता है, तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि आप 30 साल 32 साल एज होता चला जा रहा है, घर से पैसा मंगाना पड़ रहा है, ये सब
क्या कितना दुविधा होता है एक छात्र के लिए? छात्रों को ये सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। अब आप चीज़ों को इस छात्र एज में तो नहीं चेंज कर सकते। हाँ, इनसे लड़के अपना जो भी एम है उसको आप कवर अप करने की कोशिश करिए, उसको अचीव करने की कोशिश करिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा छात्र के लिए। ये ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर प्रशासनिक सेवा में वो आ जाता है तो उसको चेंज करने की तब उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसे करना भी चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पर। नाउ ही फोकस ऑन दी स्टडीज़। वर्तमान सरकार जो चल रही है, और अगर आपके इस वीडियो को देख रहा हो सरकार का कोई भी जिम्मेदार मंत्री या प्रशासनिक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, तो आप एक क्या सुझाव देना चाहेंगे कि सरकार को कुछ ऐसा चीज़ जरूर करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो लोगों का, हम छात्रों का तो यही है, एक जॉब, एक अनएम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उससे मतलब नहीं है। फ़िलहाल हाँ, दो तरीक़ों से ही लाया जा सकता है। पहला तो यही है कि वो सरकारी हो, सरकारी जगहों पे एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, दैट कुड बी इनकर्ड, देन इट्स अवेलेबल फॉर द ऑल स्टूडेंट्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट। एंड द अदर थिंग इज़, अगर वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लाना चाहते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ तो आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा। तो हाँ, दोनों तरीके से अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ा के ले चलें। आखिर क्या कारण होता है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए बड़े बड़े नेता इस सवाल से बचने की कोशिश क्यों करते हैं? आखिर वो क्यों नहीं प्रयास करना चाहते हैं कि इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है, और हम आज से 20 साल बाद 25 साल बाद विश्व के सबसे बूढ़े देश बनेंगे। अगर आज हम सबसे बड़े युवा आबादी वाले देश हैं तो 20, 25, 30 साल बाद हम विश्व के सबसे बूढ़े देश बनेंगे। तो आखिर राजनेता क्यों गलत बयानी करके या क्यों इस पे सोच नहीं पाते हैं कि युवाओं को मौका दिया जाए, नौकरी पे बात किया जाए? इनसे लोग बचने का प्रयास क्यों करते हैं? आप लोग के ऊपर क्या असर पड़ता है क्या इन नेताओं के किसी भी भाषणों का, या इनके बताए गए, जैसे अभी अमित शाह एक जगह बोले ABC, या एक जगह नरेंद्र मोदी जी बोले यूपी प्लस योगी उपयोगी, इन सब से हटकर क्या नहीं लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बेरोजगारी, युवा कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा, इस पर बात करनी चाहिए? जितना आपने कहा वो तो ज़रूरी है, आज नहीं कल उनको तो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, जब मान जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वही है कि अगर वो नहीं देंगे तो यू मे चेंज, सिंपल। यानी एक अपने बहुत बड़े देश की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं। हाँ, ये तो है ना? हम मानते हैं कि अगर उनको पर्टिकुलर टाइम पे उनको अगर जॉब वगैरह नहीं मिलती है, देन ही लॉस्ट द पोटेंशियल ऑफ यूथ। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इतनी बड़ी ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर वो चाह जाते तो उस चीज़ को, देश को आगे अलग लेवल पे बढ़ाया जा सकता था, उसको बस यूज़ करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक जी, आप क्या करते हैं? स्कॉलर है। अच्छा, आप भी स्कॉलर हैं। आप किस विषय से कर रहे हैं? कॉमर्स से। कॉमर्स से कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र की जटिलताओं को भविष्य में सामान्य तौर पे या आम पब्लिक के लिए सुविधा हो सके, इसमें आपका प्रयास होगा भविष्य में, ऐसी मेरी शुभकामना और अपेक्षा दोनों है आपसे। चूँकि अभिषेक जी, आप हमें यह बताएं कि अभी जो भारत की व्यवस्था चल रही है, मुख्य रूप से भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, लेकिन अभी ना कृषि में कोई, आपको लगता है क्या कोई ऐसा किसान है जो अपने बेटे को किसान बनाना चाह रहा हो? जी, ये मेंटेलिटी गांव में डेवलप हो चुकी है कि किसान का बेटा अब किसान नहीं बनना चाहता है वो एक, लेकिन उसकी वजह एक नया कल्चर इवॉल्व हो रहा है कि जो लोग फॉरेन से स्टडीज़ करके आ रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं चीज़ों को, फिर वहाँ से रिटर्न आके फिर वो फार्मिंग के सेक्टर में आके काम करना चाह रहे हैं। तो कितने सारे उसके एग्जांपल्स हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ से फॉरेन रिटर्न लोग, वो ये कृषि को एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे यहाँ एक नया लेवल को क्रॉस कर रहा है, जो हम भूल चुके थे, कहीं ना कहीं हम वहाँ से वापस आ रहे हैं। बट जिन लोगों को ये करना चाहिए वो लोग ना करके जो लोग कुछ और करने गए थे
वो देख रहे हैं कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आके कर रहे हैं यहाँ पे। अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि एमबीए की डिग्री हासिल कर रहा है कोई लड़का ब्रिटेन से जाके या कोई कैलिफोर्निया से पढ़ के रिसर्च करके आ रहा है, फिर देख रहा है और कि वो ये काम कर रहा है कि भाई इंडिया में इस चीज़ की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये टीयर 1 सिटीज़ में अडॉप्ट हो चुका है। मेट्रो सिटीज़ में लोग जो अवेयर हैं वो जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले प्रोडक्ट कितने ज़्यादा हमारे लिए बिक रहे हैं, तो उसका यही कारण है कि लोगों के पास अवेयरनेस है, बट वो अपॉर्चुनिटी जो हमारे किसान भाई पहले करते थे वो आज फॉरेन रिटर्न लोग कर रहे हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि आम जनमानस जो गांव में बसता है उस तक हमने तकनीकी उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचाया पिछले 10, 15, 20 सालों में, जिससे वह अपने आप को उतना अपडेट रख सके। या कहाँ तक आप मानते हैं इस बात को? जी, ये इंफॉर्मेशन गैप जो है वो तो सबसे बड़ी चीज़ है ही। अगर इंफॉर्मेशन होती तो लोग वो जाहिर सी बात है वो चीज़ करते, लेकिन एक हमारे समाज में सेल्फ सेपोटाज है। जो ये मिडिल क्लास है वो हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता है जो दिखाने में ज़्यादा अच्छा हो, रेदर देन भले आप दिल्ली में जाके 15,000 की जॉब करने के लिए युवा रेडी है, बट अगर उसको अपने यहाँ पे कुछ खेती करके या इस तरीके के काम करके उसको अगर 40,000 50,000 मिल रहे हो तो वो उसके ईगो को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, ना उसके वो माँ बाप को वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो एक ये बहुत बड़ा एक गैप है जो अभी फिल होना है हमारी जनरेशन में। तो ये फिल होगा तो हम इसीलिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी तरफ, लोग इससे आगे निकल के सोच रहे हैं, बट कहाँ तक सोच पाएंगे और कितना टाइम लगेगा वो थोड़ा सा अभी उसमें। युवाओं के लिए एक संदेश हम आपसे चाहेंगे। आप लोग चूँकि सीनियर स्टूडेंट हैं, अब इसके बाद से आप लोग का जो दायित्व है वह जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो आप लोग उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो किसी भी राजनीतिक पार्टियों के, दलों के, उनकी रैलियों के पीछे झंडा लेके दौड़ते हैं, नारा लगाते हैं? उन्हें आप एक सीनियर, एक बड़े भाई की तरह आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए? जो हमारे देश के युवा हैं, अगर वो किसी पार्टी के समर्थक हैं तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई एक चीज़ कर लें कि उनको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। अगर उनको दिखता है कि वो उस क्षेत्र में जाके उस समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दे सकते हैं, तब तो उनको उस तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ उनको जो चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट है या जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर ज़्यादा टाइम वो लगाएं तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए और हमारे समाज के लिए भी। आपसे एक आखिरी सवाल, नया साल मनाने आप आए बनारस, कैसा लगा आपको? जी, ये भव्यता महसूस करनी थी। ये जो चेंज हुआ है बनारस का, यहाँ तो आते रहते हैं, बट ये जो चेंज था ये महसूस करना था, रेदर देन गोइंग फॉर द रेव पार्टी और पब। उसकी वजह ये चीज़ फील करनी थी, इसीलिए यहाँ पे आए। अद्भुत लगा? एकदम एकदम। चलिए, बात के सिलसिले को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? निखिल केसरवानी। अच्छा, आडवाणी? केसरवानी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। केसरवानी साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रयागराज का हूँ। कहाँ से? प्रयागराज। प्रयागराज से ही हैं प्रॉपर? अच्छा, और अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ दिल्ली की प्राइवेट फर्म में। अच्छा, चलिए, आपका तो बहुत बड़ा रोल है, और यह जो इस समय जो समय चल रहा है, इस समय काल का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या काम होता है आप लोग का, क्या करते हैं आप लोग, ताकि जो हमारे युवा साथी, चूँकि हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा युवा फॉलो करते हैं, तो लोग जो देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को जान पाएँ, इसमें कैरियर बनता कैसे है, संभावना क्या है। क्योंकि देखिए, राजनीतिक बातें तो हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे गुड़ी लोग मिले तो वहाँ से कुछ गुड़ निकल के आना चाहिए जो लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो थोड़ा सा बताएं। जैसे पढ़ाई की अगर बात करें तो आजकल ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, आप किसी भी वेबसाइट पर जा करके या कुछ भी करके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वहाँ से काम किया जा सकता है। एक बैकग्राउंड जैसे कि होता है कि मान लीजिए अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना है, बायो का स्टूडेंट होना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना है, आपको मैथ का स्टूडेंट होना चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, अभी इतना ऑनलाइन डेवलपमेंट हो चुकी है, अब किसी भी फील्ड के हो, अगर आप साल भर दे सकते हैं तो आप इस फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं आराम से। अच्छा, इसको करने के बाद फ्यूचर?
जी एज अ डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, मतलब डेटा के रिलेटेड, जैसे कोई मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे उनसे रिलेटेड किस चीज़ का डेटा आ रहा है आपके पास, उस पर काम करना होता है, उस डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें निकालनी होती है। पैकेज लगभग क्या, जैसे अभी भैया ने कहा कि अगर टमाटर की खेती करके 40,000 मिल रहा है तो व्यक्ति वह करने की बजाय 15,000 में दिल्ली में नौकरी करना पसंद करता है। आपको क्या लग रहा है कि टमाटर वाली खेती से बेहतर होगा क्या बोले हैं, डेटा एनालिस्ट का टमाटर वाली खेती से बेहतर होगा कि नहीं? ठीक है, आप दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भैया ने जो बताया है वो भी अपनी तरीके से ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है। उसमें चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट, पोटेंशियल उतना, तुरंत प्रॉफिट आपको निकलता नहीं है। अगर आपको अर्जेंटली पैसे चाहिए तो आप जॉब में जाना। बिल्कुल, तो दोनों चीज़ें हैं, इकोनॉमी के लिए दोनों ज़रूरत है। वर्तमान राजनीति को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसे आप कहाँ पाते हैं? कानून व्यवस्था में तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, जॉब डेवलपमेंट में अभी काम करना बाकी है, वो पुरानी सरकार और सेम इस वाली सरकार में सेम ही है। बिजली की व्यवस्था गोरखपुर मऊ हम कवर करते हुए आ रहे हैं, बहुत बेहतर सुविधा मिल रही है। प्रयागराज से आप लोग आए हैं, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या है वहाँ का बिजली व्यवस्था? बिजली का तो अच्छा हुआ है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई है। पहले जैसे लाइट कटती थी 6 घंटे के बीच में जो थी, अब इस टाइम वो नहीं है, हार्डली 15-20 मिनट की अगर कटी तो कटी, नहीं तो लाइटें हैं, लाइट की व्यवस्था है ठीक। आप कोई एक संदेश देना चाहेंगे जो सरकार को या उन मंत्रियों को, उन अधिकारियों को जो उनके अंदर कुछ सुधार करना चाहिए? दो पार्टियां अगर हैं वो आपस में अगर compete कर रही हैं तो उनको मेनली फोकस होना चाहिए कि पब्लिक का कैसे हेल्थ हो, रेदर देन कि आपसी बंजिश के लिए कि एक ने अगर ए किया है तो दूसरा फिर बी करेगा। वो बी ए के लिए कैसा है वो बात की बात है, लेकिन वो बी क्या पब्लिक के लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ये देखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। और आप बनारस के 10वां घाट से भारत के उन पढ़े लिखे युवाओं की बात सुन रहे थे जिन्होंने अपने कई वर्ष खपा दिए हैं भारत के राष्ट्र निर्माण के सोच के लिए कि अगर हम इस विषय में पढ़ाई करके, इस पर रिसर्च करके कुछ दायित्व हासिल करें और उसके बाद अपने हिस्से का दायित्व राष्ट्र निर्माण में हम भी निभाएं, तो अगर हमारे जितने भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत गहनता से यह समझने की ज़रूरत है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पीछे जाने के बजाय हमें उसका लॉजिक समझना चाहिए कि कौन हमारे राष्ट्र के लिए कितना हितकर है और कितना हितकारी है। सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र होना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप बने रहिए अजय पटेल के साथ, देखते रहिए जन तक वाराणसी।